हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, और ग्राफ में एक नए फंक्शन पर आज चर्चा होगी। उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। नाम है सिग्नम फंक्शन। इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। एक फंक्शन है, बड़ा ही प्यारा फंक्शन है। इसे सिग्नम फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे लिखा कैसे जाता है? इसे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। ऐसे लिखा जाता है। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, या अथवा करके कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। कई बार ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि है क्या ये? तो पहले एक एग्जांपल से समझ लीजिए आप कि सिग्नम ऑफ एक्स है क्या। तो हम कह रहे थे कि चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे सवाल करें कि सिग्नम -1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताइएगा -1 होगी। देखिए क्या है फंक्शन, ये सिग्नम कैसे काम कर रहा है, ये कैसे आउटपुट देता है, ये देखिए। क्या इनपुट दे सकते हैं, ये भी देखिए। ऑब्जर्व करिए थोड़ा एग्जांपल से। मान लो सिग्नम -7 दे दिया जाए इसमें, तो ये क्या देगा मुझे? इसका आंसर मिलेगा मुझे -1। अगर मान लो सिग्नम -√3 दे दिया जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ऐसे ही अगर सिग्नम ऑफ 5 दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू +1 आएगी। सिग्नम √3+1 दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू +1 आएगी। सिग्नम पाई दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है आप सबको पता है डेसिमल में 3.14 होती है। तो इसको, अरे भैया 1 देगी, +1 देगी, 3 कहाँ दे दिया हमने, +1 देगी, तो +1 आएगी वैल्यू। ऐसे अगर कोई पूछे सिग्नम 1 - √2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो 1 की वैल्यू 1 है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया मेरे? -1, क्योंकि माइनस में ये वैल्यू मिलेगी तो -1 मिलेगा मुझे। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी सिग्नम। एक और है, बता दीजिए जरा, सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्नम 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम बता दें सिग्नम 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं सिग्नम एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे सिर्फ साइन दे रहा है। किसी भी फंक्शन में जो आउटपुट है उसका क्या दे रहा है? साइन। ये नंबर, ये मैग्नीट्यूड को नहीं शो कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें साइन देता है, आउटपुट मैग्नीट्यूड नहीं देता। यहां से एक बात हम लिख सकते हैं, ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो हमें साइन बताता है, साइन बताता है, ना कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नहीं बताता, साइन बताता है मुझे। ये जैसे यहां हमने 5 रखा था तो 5 की वैल्यू 5 नहीं आई, +1 आई। तो मतलब ये सिग्नम फंक्शन बताया मुझे कि ये जो 5 है जो अंदर है, ये इसकी वैल्यू प्लस में है, तो इसलिए यहां प्लस में 1 आ गया। यहां -7 है तो -7 मतलब मैग्नीट्यूड 7 होता अगर देता, तो ये -7 देता, लेकिन ये साइन दे रहा है इसलिए -1 दे दिया इसने, कि जो आपने डाला है अंदर वो माइनस में है नंबर, है ना। तो इसके हिसाब से हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा ऑफिशियली कैसे लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो पहले तो आपको ये पता हो गया ना कि फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाएगा, ये तो पता चल गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं।
सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो इसकी वैल्यू +1 हो सकती है, एक तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, और दूसरी इसकी एक वैल्यू क्या हो सकती है, तीसरी वैल्यू -1 हो सकती है। ये 3 वैल्यू ही पॉसिबल है। तो x 1 कब मिलेगा, सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 कब मिलेगा, जब x कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तुम्हें +1 मिलेगा। मीन्स दैट हम लिख सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू की वैल्यू +1 होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0। 0 कब होगी, इफ x इज इक्वल टू 0 होगा तब 0 हो जाएगा, और कब -1 मिलेगा, इफ x इज लेस देन 0 होगा। ऐसा बोलो, ये बातें कंफर्म है। तो किसी मतलब सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो बात आती है सर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब क्या होता है, आप क्या क्या इनपुट दे सकते हैं इस फंक्शन में, इस सिग्नम फंक्शन में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, वही है डोमेन। तो भाई मेरे कुछ भी डालो, सिग्नम पाई √3 + 1 10,000 20,000 -10,000 -50,000, कोई लिमिट है, कुछ भी नहीं है दिक्कत, डालो वो साइन बता देगा, बस मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डोमेन जो होगा वो -∞ से +∞ तक होगा, कुछ भी डालो -∞ से +∞ की रेंज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आउटपुट क्या देगा, मतलब रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ द फंक्शन, आउटपुट क्या देगा ये देखना पड़ेगा तुम्हें। आउटपुट में भाई 0 आएगा दीदी जी, या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा, बस फंक्शन यही देगा मुझे, या तो 0 देगा या तो +1 देगा या तो -1 देगा। तो लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 होगी, रेंज 0 होगी या +1 होगी, यही आउटपुट मिलेगा मुझे। और कोई फंक्शन जो आउटपुट देता है उसी को हम भाई साहब क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो इंटीजर कुछ भी दे दो तुम, कुछ भी ले लो तुम, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रियल नंबर डालो, -∞ के बीच में कुछ भी ले लो तुम। तो इस तरीके से सिग्नम को डिफाइन किया जाता है। तो अगर बोला जाए कि है क्या, तो दैट इज अ फंक्शन विच इज गिव्स अ साइन ऑफ द नंबर, गिव्स द साइन ऑफ द नंबर एंड नॉट इन मैग्नीट्यूड, नॉट गिवन इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं देता ये, सही है, ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए ये इसे कहा जाता है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, इसे पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इस फंक्शन को। और अगर आपसे कोई पूछे कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे हम देखो सिग्नम ऑफ x, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये बात आप थोड़ा बेसिक बेसिक बातें समझते चलिए, फिर सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सिग्नम ऑफ x की, सिग्नम ऑफ x में को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो डिफिनीशन आपको जानना चाहिए क्योंकि है इंपॉर्टेंट। तो है इंपॉर्टेंट, तो है ये क्या, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन का x, इस तरीके से भी सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है। तो एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो क्या चीज है, ऐसे इसे ऐसे लिखते हैं हम, पूरे सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। एक मिनट हम थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं इसको, डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ x अपॉन का x, और मतलब सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x की वैल्यू ये तो ऐसे हो सकती है, हाँ, लेकिन कब ऐसा होगी, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो इन्फिनिटी लैंड कर जाएगा फंक्शन तुम्हारा, और सिग्नम फंक्शन में इन्फिनिटी मिलता ही नहीं कभी, इसलिए इस x की वैल्यू 0 ना हो तब आप सिग्नम ऑफ x को ऐसा लिख सकते हैं। और अगर सिग्नम ऑफ x को वैल्यू 0 दे देगा तुम्हें, अगर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा 0, और अगर x 0 नहीं है तब सिग्नम ऑफ x की वैल्यू मॉड ऑफ x अपॉन x होगी। कैसे होगी आप देखो, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे x इक्वल टू मान लो 3 है, x इक्वल टू 3 है, अगर x इज इक्वल टू 3 है
तो आप मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे, ये हो जाएगा 3 और अपान का एक्स हो जाएगा 3, तो मॉड ऑफ 3 बाहर जाएगा 3 होगा, ये 3 है, ये कैंसिल कितना आ गया +1 आ गया। बिल्कुल सही बात है, सिग्नम +1 देगा तुम्हें। चलो -1 ले लो तुम, -2 ले लो तुम, -2 ले लो, x इक्वल टू -2, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स -2 लिख दो अपान -2 लिख दो, मॉड ऑफ बाहर जाएगा -2 तो हो जाएगा +2, ये वाला -2, ये मरा क्या आ गया -1 आ गया। तो सिग्नम ऑफ एक्स को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन पर। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसा होता है सिग्नम फंक्शन का। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन एक बार हम लिख लेते हैं सिंपल सा। सिग्नम ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी। कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा। चलिए ग्राफ की ओर मूव कर चलते हैं भाई साहब। तो एफ ऑफ या सिग्नम ऑफ एक्स को y भी एज्यूम कर सकते हैं हम, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन तुम्हारा आपका यहां है, जस्ट ये पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 पर, x वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहां होगी, इधर, 0 से बड़ी वैल्यू इधर। इधर आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है सर, 1, मतलब y आपको 1 मिल रहा है, कांस्टेंट है। x की कुछ भी वैल्यू ले लो, 0 से बड़ी वैल्यू अगर x की है तो आपको y 1 मिलने वाला है, तो x की कोई भी वैल्यू लिख लो, y 1 रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा तुम्हारा। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे, x एक्सिस तो यही है, यहां 0 से छोटी वैल्यू तो यही मिलेगी आपको, नेगेटिव वैल्यू। 0 से छोटी अगर वैल्यू ले रहे हो तो आपको -1 y इक्वल टू मिलेगा, y इक्वल टू -1 तो यहां होगा कहीं पे कुछ ऐसा, और ये पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ लिखा जाएगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनेगा, सही बात है। कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिक, वो थोड़ा देख लीजिए आप। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा तुम्हें, सारी चीजें हैं। आप और भी ऐसे फंक्शन सिग्नम के दिए जाएंगे तो उसके और भी तरीके के ग्राफ, तो भाई सेम ही होगा लगभग सबका, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो एक पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि सिग्नम ऑफ एक्स लिखा है, चाहे सिग्नम ऑफ एक्स लिखा हो, चाहे सिग्नम ऑफ एक्स लिखा हो, या सिग्नम ऑफ सिग्नम 3 बार सिग्नम लिख के एक्स लिखा हो, सबकी वैल्यू सेम होती है, सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम। सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है वही सिग्नम ऑफ एक्स वही भी होता है, सेम वैल्यू होती है। तो चाहे जितनी बार सिग्नम लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात, कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरी एक जो प्रॉपर्टी है, सिग्नम ऑफ -x की वैल्यू अगर पूछी जाए आपसे, सिग्नम ऑफ -x क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे -सिग्नम x, ऐसा बताएंगे आप। कैसे, जरा सर वेरीफाइड करवा दीजिए ना। ठीक है, देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो सिग्नम -3 है तुम्हारे पास, सिग्नम -3 है, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये आगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्नम 3। सिग्नम +3 वैल्यू कितनी होगी, 1 +1 होगी, तो क्या आ जाएगा -1। तो सिग्नम -3 वैल्यू -1 होती है, आप जानते भी हो, और ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, सिग्नम ऑफ एक्स का
इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, अब ये सवाल ये है। तो अगर सिग्नम ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपको मिलता है मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। मॉड ऑफ अभी देखे थे, मॉडुलस फंक्शन। और अगर ये डिफिनिट इंटीग्रल होता, ए टू बी सिग्नम ऑफ एक्स लिखा होता, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाती अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मिलता ये कैसे मुझे, मॉड ऑफ बी माइनस का मॉड ऑफ ए, कुछ ऐसा मिलता। तो ये है आपकी बेसिक नेचर, बेसिक आइडियाज सिग्नम फंक्शन के लिए। आज हम इसी वीडियो में एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, GIF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नया फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हेडिंग करते हैं, और एक बेहतरीन फंक्शन है, आता भी है काफ़ी एग्जाम में आपके, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग करेंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सही बात है, शॉर्ट फॉर्म में GIF बोलते हैं इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके एक और नाम है, इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इसके एक और नाम है, स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं। तो इसके कुछ इतने नाम हैं भाई, इसके कुछ इतने नाम हैं, इतने नाम हैं। चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दीजिए, चाहे स्टेप वाइज फंक्शन, चाहे फ्लोर फंक्शन। क्यों फ्लोर फंक्शन कहते हैं, क्यों स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं, थोड़ा रुक जाइए, ग्राफ पर चर्चा करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सही बात है। तो अब बात होती सर ये फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। अच्छा, तो पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं बातों को, एग्जाम्पल से समझोगे तो खास चीजें आएंगी समझ में। देखो, मान लो तुम्हारे पास, पहले तो लिखते कैसे हैं इसको ये भी एक जानना जरूरी है। f ऑफ x इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई चीज लिखी गई है तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको बोला जाएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा है। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट अंदर x, अगर ऐसा लिखा है और x को, ये ब्रैकेट को बोला है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप ये फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान के ट्रीट करेंगे। तो जरा देखें आप एग्जाम्पल से क्या क्या खेल दिखाता है ये फंक्शन। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, 2 है, प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, प्लस 2 हो जाएगी। सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 की वैल्यू कितनी होगी सर बताइए, 11 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। अच्छा सर, तो माइनस वाले का बता दीजिए, -6 होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 होगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू -6 आ जाएगी। सर क्या बात करते हैं जी, बात करते हैं। मान लो यहां पर -√3 हो, नहीं अभी 3 लेके चलते हैं, 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -3 हो जाएगी। अरे सर जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा क्या, अभी तक अगर आपके जो x की वैल्यू है, अगर ये इंटीजर है, इंटीग्रल है, तो उसकी वही आंसर आने वाला है। लेकिन अगर वैल्यू नॉन इंटीग्रल हुई, जैसे देखें जरा आप, 2.1 हुआ आपका, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है भाई, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी वैल्यू इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वही, छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे छोटे में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2.1 में का जो छोटा और बड़ा इंटीजर है वो होगा, तो कौन है ऐसा सर, 2 है।
बातें थोड़ी कम समझ में आई सर। चलो एक और एग्जांपल देखो बेटा, 3.6 है तुम्हारे पास अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.6 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा 3 होगी बेटा। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 हो तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी? √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है सर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर √3 की वैल्यू पूछ लिया जाए तो क्या होगा सर? 3 की वैल्यू 1.732 होता तो 1 ही आएगा सर, 1 जो होता है वो 1 आ जाएगा। अब अगर आपके पास पूछा जाए -3.2 की वैल्यू क्या होगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या? लुक एट हियर, प्लीज लुक एट हियर। इसकी वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कौन हो जाएगा इसका? इसका छोटा नंबर कौन है? -4। -4 इससे छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको दिया है 5.6 माइनस का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 हो जाएगा। सर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अरे भाई 0 ही होगा ना। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलती है। माइनस वाले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, अब अगर आपसे बात किया जाए, जरा मुझे बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई की वैल्यू क्या होगी? बताओगे आप? सोच लो क्या होगी, अपने मन में सोच लो। पाई की वैल्यू, पाई होता है 3.14, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो 3 मिल जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, इसे यूलर कांस्टेंट कहते हैं, यूलर कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल एग्जैक्टली 2। तो इसी तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब बात आती है कि सर इसका जो है डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, सोच लो आप जो बताओगे वही लिखेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन, दोनों ही लिखना है मुझे। डोमेन माने क्या क्या इनपुट दे सकते हो, रेंज मतलब क्या क्या आउटपुट मिल सकता है तुम्हें। अच्छा, उसके पहले इसकी डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट द, हाँ ऐसे लिखते हैं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 ना यार, यक्स, यहां पर यक्स लिया ना हमने, इस यक्स की वैल्यू इंटीजर होगी लेस देन या इक्वल टू यक्स होगी, इससे छोटी होगी या तो यक्स के बराबर होगी। यहां से आपने फील किया होगा डेफिनेशन को, ऐसा है। तो इसका सर डोमेन क्या है? एक्स पे क्या क्या दे सकते हो? कुछ भी दे दो, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो -∞ से +∞ दे दो भाई आप। तो डोमेन क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? -∞ से +∞, क्योंकि इसे कुछ भी दो, देखो कोई नंबर दे दो इसे, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल सब ले लेती है, माइनस प्लस सब एक्सेप्ट कर लेती है ये फंक्शन। तो माइनस, इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन माने फंक्शन में आप क्या दे सकते हो इनपुट, तो आप क्या दे सकते हो? -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी दे सकते हो आप। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? देखो आउटपुट क्या मिल रहा है एक बार देख लो। 2 है, -6 है, -3, 11, 3, 1, 1, -4, ऐसा है कुछ। तो मतलब हमेशा इंटीजर नंबर ही मिलेगा तुम्हें। इंटीजर नंबर को जेड से शो करते हैं भाई, हमेशा इंटीजर। ये डोमेन एंड रेंज हो गया फंक्शन का, ठीक है। मान लो एक सवाल है तुमसे, जरा कमेंट करके बता दीजिएगा, 2000 माइनस का 2025, 2025 का चौथा महीना चल रहा, 8वां, 2025.8,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जरा बता दीजिएगा मुझे। अब कमेंट बता दीजिएगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। देखो इससे छोटी वैल्यू हो जाएगी -2026, ऐसा आएगा। चलिए एक बार कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ ग्राफ वगैरह देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ऑफ इंटीजर फंक्शन देख रहे थे, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्राफ बनाने के लिए तुम्हारे पास एक्सिस होनी चाहिए, तो एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कुछ ओरिजिन है आपका। तो जरा देखिए पहले आप थोड़ा सा बारीकियों को समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो की वैल्यू जीरो होगी। 0.1 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। 0.2 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ऐसी 0.99 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? ओ सॉरी भैया, ये बॉक्स अप नहीं रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो फंक्शन जीरो पे क्या दे रहा है तुम्हें? जीरो दे रहा है। फंक्शन जीरो पे जीरो दे रहा है। और जब आप धीरे धीरे 1 की ओर बढ़ रहे हो, धीरे 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 एक्स पर 1 की ओर बढ़ रहे हो, तब भी आपको जीरो मिल रहा है। तो यहां तक तो कुछ मिला ही नहीं है आपको। जब आप 1 पर आए तो आपको 1 मिला। यहां 1 है तो y पर भी 1 है। यहां ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो जब x की वैल्यू 1 हो गई तो y आपको 1 मिल गया, मतलब यहां से आपको 1 मिल गया। और कब तक मिला ये? 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1.33 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही 1.99 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तब भी 1 होगी सर। अच्छा, तो जब आप 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू खटाक से तुम्हें 2 मिल जाएगी। मतलब ये पॉइंट आप 2 बनाइए, ठीक है, ये पॉइंट आप 2 बनाइए, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है वो 1 से लेके 2 तक कुछ भी रखो, आपको 1 ही मिलने वाला है। देख लो, जब इसकी वैल्यू 2 होगी x की तो आपको 2 देगा। 2 यहां एक पॉइंट बना लो जिसकी वैल्यू y एक्सिस पे 2 है। फंक्शन की वैल्यू 2, आउटपुट 2 है आपका। इनपुट क्या है? 2। जब आप 2 देते हो तो आउटपुट 2 मिलता है। और कब तक मिलेगा? 3 तक मिलेगा भाई। 3 तक मिलेगा तो यहां 3 है तो 3 तक मिलेगा ये। तो 3 से फिर आपको 3 डालोगे तो 3 मिलेगा। फिर यहां से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझ लो। ऐसे यहां बनेगा। जब आप x इक्वल टू -1 देंगे तो y तुम्हें क्या मिल जाएगा? -1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर जब आप -2 डालेंगे तो यहां आपको -2 मिलेगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनेगा। देखो सीढ़ियां बन रही हैं, इस सीढ़ी पे जाओ, फिर इस सीढ़ी पे जाओ, फिर इस सीढ़ी पे जाओ, सीढ़ी फंक्शन। अरे इसे कोई स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं। फ्लोर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, ऐसे फ्लोर बन जाता है। अब यहां जब तुम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत मदद करेगा तुम्हें फट से बता देगा कि ग्राफ कहां डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, कहां पर कंटिन्यूअस होने वाला है। इसलिए ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्राफ को अच्छे समझ लें तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। यहां भी अभी थोड़ा स्पेस नहीं तो बना देते एक और, है ना। प्रॉपर्टीज में बात कर लेते हैं। क्या होगी प्रॉपर्टीज? ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। नंबर 1, किसी x पर चाहे जितना ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही बराबर होगी। एक जो काम एक ब्रैकेट करेगा वही तुम 10,000 भी लगा दोगे तब भी वही काम करेगा। तो फालतू में भाई साहब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट लगा दो तब भी वही काम, 50 लगा दो तब भी वही काम।
दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तुम्हारे पास x कोई नंबर है और ये इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या होगा? x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हो। सर एग्जांपल दीजिए सर। बिल्कुल एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डिजिट है 5 और यहां है 2.1। ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। एक मिनट रुक जाओ, चाहे जैसे लिखो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 2.1 प्लस 5 ऐसा लिखते हैं। तो 2.1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा जाएगा और 5 को हम बाहर भी कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ऐसे वैल्यू क्या आएगी? 2.1 को क्या लिख सकते हैं? 2, ये 5 तो बाहर है, ये 5 टू कितना? 7। यहां से देखोगे तो आएगा आपका 7.1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 7। लेकिन माइनस वाले में गफलत हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो माइनस का 3.1 है और प्लस का 3 है, तो 3.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखी जाएगी भाई। ये इंटीजर है नहीं, इंटीजर 3 है, नॉन इंटीग्रल 3 है तो मिल जाएगी। इंटीग्रल वैल्यू 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा। 3.1 नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो इसको ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा जाएगा। इसकी वैल्यू भी आपने देखा -4 होगी और ये +3 होगा। 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर तुम यही निपटाते तो तुम्हें 0.1 मिलता। 0.1 की वैल्यू 0 हो जाती, तुम्हारी कहानियां गड़बड़ हो जाती। सर समझ रहे हैं? तो इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखें, यही वो प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात यह है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू क्या होगी सर? प्लीज बताइए ना। इसकी वैल्यू दो पॉसिबिलिटी है। इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब x इज बिलोंग टू इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर में बिलोंग करेगा। जब x इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो, तब -1 होगा। जैसे +5 है प्लस -5 है, +5 को बाहर करेंगे +5, -5 को बाहर करेंगे -5, ये मर गया। कितना आ गया सर? 0 आ गया। लेकिन यही एग्जांपल ले लो जो हमने लिया था, -3.1 + 3। -3.1 की वैल्यू क्या होगी? अरे यहां भी 3.1 कर दो सर। चलो ठीक कर देते हैं, क्योंकि x सेम होना चाहिए ना। तो 3.1 यहां भी है, 3 पॉइंट यहां प्लस में, यहां माइनस में। ठीक है, और ये इंटीजर नहीं, मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर नहीं है, प्योर इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल नहीं है पूरा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 प्लस का 3.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 +3 और ये क्या? -1। ये देखो, तो आपको -1 मिलेगा जब आपका x जो है नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी, और x अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंड होता हुआ। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, आप ये कतई मत सोचिएगा, क्योंकि हम फिजिक्स के लिए ग्राफ पढ़ा रहे हैं। ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर जैसा ग्राफ मिलेगा भविष्य में हम साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, बना लेंगे, देख लेंगे कैसा बनेगा। लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसलिए हम ग्राफ में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हर फंक्शन का। कोई फंक्शन छोड़ेंगे नहीं, सभी फंक्शन पर चर्चाएं होंगी, थोड़ी ही होंगी लेकिन होंगी जरूर। आपके बेसिक को क्लियर करेंगे हम।